नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से इस समय हमारे मार्केट्स के लिए बुधवार सुबह कैसे संकेत हैं। तो एकाएक हमने देखा है कि अधिकतर एशियाई मार्केट्स में जो है वो गिरावट गहरा गई है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए, शुरुआत 18,450 के पास हुई थी, एकाएक 100 अंकों की गिरावट आई, 18,400 के नीचे ये चला गया है। यही नहीं, बाकी एशियन मार्केट्स में भी हमने लाल निशान के साथ शुरुआत होते हुए देखी है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ट्रिपल डिजिट लॉसेस ही बनते हुए देखे हैं। डाउ फ्यूचर्स 109 अंक नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50 अंकों की गिरावट दिख रही है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो एक दायरे का ही ट्रेड है। सोना चांदी ऊपरी स्तरों से, मार्केट की बात करें तो एक दायरे का ही ट्रेड है। सोना चांदी ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलते हुए नजर आए, कच्चा तेल भी एक दायरे में ही घूम रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो एक जियोपॉलिटिकल तनाव फिर से उत्पन्न होता हुआ दिखा है, इन सब पर हम विस्तार से करेंगे बात। मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये एकाएक पोलैंड की क्या खबर आ गई? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, हुआ क्या एग्जैक्टली? तो ग्लोबल बाजार सतर्क हैं इस समय, जैसे आपने बताया, क्योंकि एक स्ट्रे मिसाइल यानी कि एक ऐसी मिसाइल, रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है। रशिया पिछले 48 घंटों में हैवी बॉम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन में। खबरों अनुसार एक रशियन मिसाइल या 2 रशियन मिसाइल पोलैंड में जाकर हिट हुई हैं, ऐसी खबरें आपके लिए आज सुबह आ रही हैं। करीब 24 किलोमीटर इनसाइड पोलिश टेरिटरी ये होते हुए दिखा है। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 24 किलोमीटर इनसाइड पोलैंड ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है। अब ये इस समय डिटरमिन करना मुश्किल है कि ये रशिया की ही मिसाइल थी, यूक्रेन की तरफ से कोई काउंटर मिसाइल थी, किसने फायर करी, कहां से एग्जैक्टली आई, वो इस समय डिटरमिन करना मुश्किल है। बट माना जा रहा है, खबरों अनुसार एटलीस्ट, कि ये रूस की मिसाइल है जो पोलैंड में लैंड हुई है। अब क्यों ये सिग्निफिकेंट है? यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, बट पोलैंड नेटो का मेंबर है, फुल फ्लेज नेटो का मेंबर है। पहली बार इस युद्ध में ऐसा हुआ है कि नेटो के एक देश में रशिया की मिसाइल, अगर ये रशिया की मिसाइल है तो वो जाकर लैंड हुई है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्या अब नेटो इन्वॉल्व हो सकता है, इसका एक डर है। तो थोड़ा इस समय बाजार सतर्क है। हम पैनिक स्प्रेड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड जो फिलहाल सिचुएशन है वो यही है कि डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है कि ये मिसाइल कहां से आई है, किसने फायर करी है। 2 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, तो डैमेज भी हुआ है, सिर्फ मिसाइल हिट नहीं हुई है, 2 लोगों की मौत भी हुई है। पोलैंड ने जो अपने डिफेंस फोर्सेस हैं उनको तैनात किया है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट पर रखा है, अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। रशिया के डिफेंस मंत्रालय से बयान आया है कि ये रशिया की मिसाइल नहीं है और रशिया ने पोलैंड पर अटैक नहीं किया है, या उस डायरेक्शन में रशिया ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। पोलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं माफ कीजिएगा, उनका भी बयान आया है और वो भी कह रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट दिख रहा है, लग नहीं रहा कि ये एक डेलिब्रेट अटैक है। और उनका ये भी मानना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आगे और ऐसी मिसाइल्स आ सकती हैं। तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह पोलैंड इसे अप्रोच कर रहा है। पोलैंड कह रहा है कि वो शांति और नॉर्मलसी मेंटेन करना चाहता है, बट इस बात की ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहां पर उनका जो डिफेंस काउंसिल है उनकी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जैसे आप अभी बता रही थी। बाइडेन और बाकी नेटो एलाइज भी इस पर एक इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं। तो सीरियस सिचुएशन है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि डिटरमिन नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली किसने फायर करी है, कहां पर आई है। और पोलैंड भी कह रहा है कि वो मानते हैं कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, बट क्योंकि डायरेक्टली इस युद्ध में पहली बार किसी नेटो देश पर मिसाइल आई है, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए बाजार इस समय थोड़ा सतर्क, थोड़ा कॉशियस बने हुए हैं और इस इवेंट पर नजर है। ओके, और इसी का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं मोस्ट एशियन मार्केट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि निके इस समय 200 अंक नीचे है और बाकी एशियन मार्केट्स भी हैं जो कि थोड़ी थोड़ी गिरावट पर खुले थे, अब ऑलमोस्ट आधे से 1.25% तक की करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन दीप, बीते सत्र में अमेरिकी, यूरोप के मार्केट्स में क्या हुआ है, कौन से डेटा इवेंट्स हैं अब जहां नजर रखनी है? तो वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन अमेरिका में तेजी होती हुई दिखी है, तो वहां पर एक्शन अच्छा है, बट हल्की सी तेजी थी। तो 650 अंकों की रेंज में डाउ में आपने कारोबार देखा और उसमें 50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, बट मोर सिग्निफिकेंटली दिन की ऊंचाई से 400 अंक नीचे भी डाउ बंद हुआ। इनफैक्ट एक बार के लिए तो नेगेटिव टेरिटरी में गया था जब ये खबर आई थी, वहां से फिर बाजार थोड़ा संभले भी, बट दिन की ऊंचाई से 400 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है। आईटी में तेजी बरकरार है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं था। 1.5% ऊपर आपके लिए सारे के नैस्डैक बंद होते दिखा। लगभग सभी दिग्गज आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिला। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। बॉन्ड यील्ड 3.8% के नीचे है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली डेटा काफी सपोर्टिव आया है। उनका जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो फेड काफी क्लोजली ट्रैक करता है अपनी मॉनिटरिंग के लिए, अपने एक्शन के लिए। वो अनुमान से कम आया है, तो उससे बाजार को सहारा मिला। अनुमान 0.4% की बढ़त का था, उसके सामने सिर्फ
0.2% की बढ़त आई है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अनुमान से कम, लगातार दूसरा ऐसा संकेत है इन्फ्लेशन के बाद जो इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली जो इकोनॉमी में कूल ऑफ है या रेट हाइक का इंपैक्ट होना चाहिए वो आ रहा है। इसके साथ ही जो इनके रिटेल स्टॉक्स के नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं। कल वॉलमार्ट के नतीजे अच्छा है, मोर इंपॉर्टेंटली वॉलमार्ट ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। आपको याद होगा पिछली बार जब वॉलमार्ट ने गाइडेंस घटाई थी तो एक बड़ा इंपैक्ट अक्रॉस मार्केट्स आया था। अब वॉलमार्ट ने गाइडेंस बढ़ाई है तो 6% वॉलमार्ट दौड़ा और इसके दम पर बाकी जो रिटेल स्टॉक्स हैं उसमें भी एक्शन दिखा। होम डिपो के भी नंबर्स अच्छे थे, वहां पर भी आपको एक्शन दिखा। आज अक्टूबर रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, 1.2% की बढ़त का अनुमान है, वहां पर भी बाजार नजर आएगी। ताकि साथ ही एक और रिटेल स्टॉक टारगेट, उसके नतीजे आएंगे। एनवीडिया सेमीकंडक्टर कंपनी, इसके भी नतीजे आएंगे। तो काफी एक्शन है, बट डेटा का सपोर्ट कल अमेरिकी बाजारों को मिलते हुए दिखा है। यूरोप में मिला जुला कारोबार था। कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि यूएस के डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स और कूल ऑफ हुआ, 3 महीने के निचले स्तर पर है, 106 के पास। बाकी कमोडिटीज में इससे एक्शन बन रहा है। सोना 3 महीने और चांदी 5 महीने की ऊंचाई पर है। अमेरिका में वीकली भंडार गिरने से कच्चे तेल को सहारा मिला है, 93 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। हंगरी से सप्लाई होने वाली एक पाइपलाइन को नुकसान की खबरें, तो वहां से भी एक सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार है। आज एग्री कमोडिटीज पर रखिएगा नजर, यहां पर बड़ी तेजी बन रही है। शुगर, कॉटन, कॉफी, बड़ा उछाल यहां पर भी आया। तो ओवरऑल बाजार ठीक ठाक थे कल, बट आज सुबह आपको नजर रखनी है, स्टेबल है, कॉशियस है, थोड़ा पैनिक नहीं करना है। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट घटना हुई है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। ओके, चलिए तो अब देख लेंगे कि जब हमारे मार्केट्स खुलते हैं तो फाइनली कितना रिफ्लेक्शन या कितना असर इंटरनेशनल मार्केट के डेवलपमेंट्स का होता है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो लगातार खरीदारी करने के बाद हमने देखा कि कल तीनों स्पेसेस में बिकवाली ही देखने को मिली है, फिर वो एफआईआई की कैश स्पेस हो या फिर एफएनओ। यहां पर 221 और 3074 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है और घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी तरफ से 550 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली बनते हुए देखी। अब ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है, इसका हमारे मार्केट्स पे क्या असर होगा और उसके तहत आपको ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में बदलाव होगा गिवन द फैक्ट कि ये डेवलपमेंट हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को सर कैसे अप्रोच करे, क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। हाँ बिल्कुल, जो ये पोलैंड पर मिसाइल वाला जो डेवलपमेंट है वो एक नई घटना हुई है जिसका अंदाजा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के बाजारों का जो रिएक्शन उस पर आ रहा है, हमारे बाजार भी रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। और जब बाइडेन साहब एक इमरजेंसी बैठक बुलाने की बात करें तो इसका मतलब है कि मामला थोड़ा सा सीरियसली लिया जा रहा है। देखते हैं आगे किस तरह की खबरें इसको लेकर आती है, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। अगर वाकई में एक सीरियस कोई अटेम्प्ट रशिया की तरफ से हुआ है माहौल बिगाड़ने का, तो फिर बाजारों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर किसी तरह से कोई किसी की गलती वाला मामला निकला तो फिर वापस से बाजार करेक्ट होकर बढ़ जाएंगे। तो पूरा दारोमदार जो है वो खबरों के दम पर रहेगा कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट आपके सामने आते हैं। अब आइए, जो सपोर्ट की बात है, 18,250 18,300 पहला सपोर्ट है बाजार के लिए। ये रेंज अगर हम होल्ड कर पाते हैं तब तक ठीक है, इसे एक रनिंग डायरेक्शन के तौर पर देखिए। 18,200 18,175 के नीचे जाने के बाद ही थोड़ी सी चिंता की बात शुरू होगी। अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 150-200 पॉइंट यानी 1% के आसपास की करेक्शन, रनिंग करेक्शन के तौर पर बाजार में कभी भी किसी भी वजह से आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर 18,475 18,525 वो रेंज है जहां पर बाजार में सप्लाई आने की उम्मीद आप कर सकते हैं और प्रॉफिट आएगी भी। बैंक निफ्टी कल चूंकि फिर से 42,000 के ऊपर भी बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई पर भी बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट है 41,925 से 42,075, ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और कमजोरी का पहला संकेत आपको 41,900 के नीचे जाने पर ही गिरना है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी 42,675 42,750 की रेंज है जहां पर जाकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, बशर्ते कि 42,500 को पार करके, ठीक है। तो इन रेंज और इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा है ये सारी खबरों के चलते, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, न्यूज फ्लो पर फोकस करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा।
पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सर बताने के लिए कि हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली करना क्या है। थोड़ा सतर्क आज रहने की जरूरत है। सर ने लेवल्स बताए हैं, निफ्टी 18,250 से 300 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और ऊपर 18,475 525 ये एक रेजिस्टेंस बैंड निफ्टी में दिखेगी। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 41,925 के पास एक अच्छी सपोर्ट रेंज बनती हुई दिख रही है और जो ये बैंड है वो ऊपर 42,750 तक स्ट्रेच होने का दमखम रखती है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। कुशल है हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? मॉर्निंग नया महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में तो डेफिनेटली आज यहाँ पर काफ़ी सारे आईपीओस की लिस्टिंग होने वाली है, इस पर नज़र रखनी है। और साथ ही सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी G20 में कई देशों के साथ आज बैठक करने वाले हैं, तो यहाँ पर बड़ा फोकस रखिए। सफायर फूड्स इसका एंकर लॉक इन आज खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक भी करेगी। आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। पीएसयू बैंक चीफ्स के साथ यहाँ पर जिस तरह से स्लो डिपॉजिट ग्रोथ देखा गया है, इस पर विचार करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट नाइका इसके 2.37 करोड़ बोनस इशू आज जारी होंगे। साथ ही आईपीओ के लिहाज से बीकाजी फूड इंटरनेशनल और साथ ही ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, इन दोनों आईपीओस की आज लिस्टिंग होने वाली है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और साथ ही आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज की आईपीओ अलॉटमेंट भी होंगी। मदरसन सुमी वायरिंग बोनस शेयर जो जारी किया था उसकी एक्स डेट है। प्राइस बैंड रिवीजन आरवीएनएल में 20% से घटाकर अब 10% कर दिया गया है। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में कीस्टोन रियल्टर्स है, कुल मिलाकर दूसरे दिन 0.4 टाइम्स ये बढ़ता हुआ दिखा था। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 0.24 टाइम्स था। आइनॉक्स ग्रीन 1.55 टाइम्स, रिटेल 4.7 और अंत में यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ एक डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए करार कर लिया है। साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड के साथ भी इन्होंने जो ग्लोबल जो हार्डवेयर और मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स हैं उसके क्षेत्र में ये सहयोग करने के लिए करार किया गया है। और आईआरसीटीसी पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में जो मेन्यू है उसको डिसाइड करने का अधिकार दिया है। यात्रियों को कई विकल्प मिलेंगे और अपने पसंद का खाना वो चुन सकेंगे, तो इस वजह से आईआरसीटीसी भी आज डेफिनेटली फोकस में रह सकता है। चलिए, तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में रहने वाला है एक्शन और आपको भी यहाँ फोकस करके चलना है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स और पहली कॉल है वो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है। मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट कैश स्पेस में यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 880 का 950 के टारगेट के लिए। आन राठी सिक्योरिटीज एक्सिस बैंक खरीद के चलने की सलाह है। 835 का स्टॉप लॉस लगाएं 885 के टारगेट के लिए। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग आज इनकी भी तरफ से एनएससी पर यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 890 का इसमें लगाना है और टारगेट 935 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति निकल कर आ रही है, कौन से स्टॉक्स में वो पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, मॉर्निंग, जरा बताइए कहां कहां है नजर, आज कैसे होगी कमाई? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम है और ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाइक पे चलने को तैयार है। निफ्टी का जो अभी तक का क्लोजिंग हाई है वो 18,477 के आसपास है और लाइफ टाइम हाई 18,605 के आसपास है। तो हमारा यह मानना है कि यहाँ पे नए लाइफ टाइम हाई अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो 18,280 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह, 18,605 के टारगेट। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, नए लाइफ टाइम हाई यहाँ पे लगातार बन रहे। 42,100 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 42,750 और 43,000 के टारगेट बनने चाहिए। स्टॉक वाइज बात करें तो क्यूमिन्स यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एक पोलन फ्लैग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है। पिछले 8-10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आ रहा है इंडिकेट कर रहा है कि 3 से 5% की रैली इमीडिएट में दिखाएगा। तो क्यूमिन्स पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1345 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1420 तक के अपसाइड मौजूदा लेवल से बन रहे हैं। वहीं आईजीएल और एमजीएल में काफी अच्छा आईजीएल ने देखा था लॉन्ग बेल्टू के साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी हुआ है, तो आईजीएल में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 424 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 454 तक के टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चंदन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहां है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति जानने का वक्त है और इस पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, जरा बताइए किन किन कमोडिटीज में आज क्या क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स में मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर में हमने एक अच्छी रैली के बाद ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। सिल्वर में यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए 61,100 के स्तर पर। 60,600 का स्टॉप लॉस लगाए, 62,200 तक के लक्ष्य फिर देखने को मिल सकते हैं।
वहीं कच्चे तेल में भी ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस के बाद लोअर लेवल्स पर सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। कल यूएस एपीआई की रिपोर्ट के अनुसार यूएस में इन्वेंट्री में फिर एक बार गिरावट देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन एस्केलेशन के चलते भी कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट है। यहाँ भी 6,950 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बना के चले। 6,880 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 7,070 का होगा। वहीं बेस मेटल में लेड में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। यहाँ भी 185 के स्तर पर बाइंग करके चलना चाहिए। 188 का लक्ष्य रखें, 183.50 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। धन्यवाद मनोज जी, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेजेस ने दर्ज किए एफआईआर। शुरुआत सीएलएसए से करेंगे। पीपी फिनटेक पर खरीद की रिकमेंडेशन है इनकी, टारगेट 600 का है। क्रेडिट स्विस एनएमडी पर इन्होंने अपना जो आउटलुक है वो डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म, टारगेट भी काट दिया है, 100 रुपए है नया टारगेट। ओएनजीसी पर 3 ब्रोकरेजेस की सलाह है, सीएलएसए खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार रखें, टारगेट बढ़ाकर 225 किया है। सिटी ने बिकवाली की रिकमेंडेशन बरकरार रखी है, टारगेट हालांकि बढ़ाकर 130 कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली, इनका ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, इन्होंने टारगेट 177 का दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अनुमान से ज्यादा रह सकता है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता के मुताबिक टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से 25-30% ज्यादा होना संभव है। क्या कुछ कहा है सीबीडीटी चेयरमैन ने, आइए सुनाते हैं। लगातार काम कर रहे हैं टैक्स के फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए और प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि इससे बहुत ही अच्छा, हम सोचते ये हैं कि बहुत आसान हो जाएगा टैक्स पेयर को। उसको अननेसेसरी जो शेड्यूल्स हैं जिसका उससे संबंध नहीं है उनको भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चूँकि हम इस वर्ष काफ़ी रिफंड दे चुके हैं, 2 लाख करोड़ के आसपास दे चुके हैं, और हमारे पास इसलिए हम सोचते हैं कि इस वर्ष तो हम लगभग 25% पे ग्रो करेंगे।